Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we're going to start a new chapter, that is chapter number 12. That is a part of organic chemistry, and that is some basic principle and techniques of organic chemistry. ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या क्या बेसिक टेक्निक्स होती हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पूरी का बेसिक चैप्टर है, ये वाला भी और चैप्टर नंबर 13 भी। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। ये मेजर जो दो टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे, क्या होती है, थोड़ा सा हम इसे डिस्कस कर लें एक बार। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे। ऑर्गन हमें पता है क्या होता है। ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो किससे बनी है, ऑर्गन से बनी है, और ऑर्गन का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ऑब्वियसली टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से। सेल। तो पहले ऐसा एजम्पशन था कि इस तरीके के कंपाउंड जिनका सिंथेसिस केवल सेल का मतलब बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन में जिनका सिंथेसिस हो सकता है, जो बाहर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इस तरीके के जो भी सब्सटेंस होते थे उन सबको हम क्या कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते थे। Compounds of carbon were initially extracted from natural substances या living organism, and it was thought that these carbon compounds could only be formed within living organism. इस तरीके के कार्बन के कंपाउंड जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज हो सकते थे, बाहर जिनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था, उनको हम क्या कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बनते थे। 1815 के अंदर बर्जिलियस जो एक स्वीडिश केमिस्ट था उसने एक थ्योरी प्रपोज्ड की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते थे आर प्रोड्यूस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल सेल्स में ही या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकते हैं, और उनमें ही क्यों बन सकते हैं, तो जो लिविंग सेल्स होती है उनके अंदर कोई ना कोई मिस्टीरियस या इनविजिबल फोर्स जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके कारण से वो वही बन सकते हैं एग्जिस्टिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग जो सेल्स होती हैं उनके अंदर कोई जो है मिस्टीरियस फोर्स या अनविजिबल फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो केवल और केवल ऑर्गेनिक सेल्स में ही बन सकते, बाहर नहीं बन सकते। ऐसी थ्योरी 1815 के अंदर जो थी वो बर्जिलियस ने दी थी, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। यूरिया जो होता है इसका हम एक्सक्रीशन करते हैं और ये भी हमारी सेल्स में अपने आप बनता है, ठीक है। तो यूरिया जो था उसको भी इसके सोर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। पहले बर्जिलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग यूरिया जो है वो हमारी सेल्स में बनता है, इसलिए हम यूरिया को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये केवल सेल्स में ही बनेगा। लेकिन 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक वॉहलर, और वॉहलर जो था एक जर्मन केमिस्ट था। उसने क्या किया, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको रिजेक्ट कर दिया और उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड एक कंपाउंड लिया, इसको लेबोरेटरी में हीट किया और हीट करने पर इसका रीअरेंजमेंट हो गया और इससे उसने यूरिया को बना दिया। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यूरिया, जिसको कि किसमें बनाया गया, लेबोरेटरीज के अंदर बनाया गया। अब से पहले यही एजम्पशन थी वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते थे वो केवल ऑर्गन्स में ही बन सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, उनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले वॉहलर जो था उसने यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, किससे, बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनाइड को हीट करके, जिससे जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत रिवोल्यूशन आया। पहले यूरिया को ही ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, उसके बाद तो बहुत सारे जो कंपाउंड्स थे उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाने लगा। इवन आजकल तो डीएनए आरएनए जैसे जो
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। चलिए थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। एसिटिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, बाद एसिटिक एसिड जो होता है ये भी एसिटम, एसिटम का मतलब क्या होता है, विनेगर, और विनेगर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था, उसमें बनता था। लेकिन एसिटिक एसिड को भी सबसे पहले कॉल्बे जो था उसने मीथेन से सिंथेसाइज किया। ठीक है। Class of chemical compound which one or more atom of carbon are covalently linked to atom or other elements, most commonly hydrogen, oxygen, nitrogen, are known as organic compound, except carbide, oxide of carbon, carbonate, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड साइनाइड्स। देखिएगा पहले जो ओल्ड डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो तो वही थी, क्या थी कि कार्बन के इस तरीके के कंपाउंड जिनको हम केवल बस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज कर पाए, लेबोरेटरी में जिनको सिंथेसाइज नहीं कर पाए, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट्स राइट। लेकिन बाद में वॉलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज भी जर्नली हम ऑर्गेनिक थ्योरी को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन एक नया डेफिनेशन और है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देखिएगा इस तरीके के कंपाउंड या बहुत सारे कंपाउंड के ग्रुप्स जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो कोवेलेंटली कार्बन अनादर कार्बन के साथ या फिर मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ या फिर वो नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो कार्बाइड्स जो होते हैं वो नहीं आएंगे, कार्बाइड्स जो है वो नहीं आएंगे, C2 होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। कार्बाइड्स में भी कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड होते हैं, कैल्शियम के साथ कार्बाइड्स नहीं आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनको भी शामिल नहीं करेंगे, कार्बोनेट्स को भी शामिल नहीं करेंगे, साइनाइड को भी शामिल नहीं करेंगे, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं इनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करते हैं। इनके अलावा कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हों आपस में, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हों, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों, तो इस तरीके के जितने भी कंपाउंड बनेंगे उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। दैट्स राइट। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा क्या कहता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कहती है कि केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन, सब हाइड्रोकार्बन अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है। ऑर्गेनिक वो ऑर्गन वाले से बना है, हाइड्रोकार्बन 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने होते हैं आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Existence of large number of organic compound is due to the self-linking property known as catenation and due to tetravalency of carbon। कार्बन के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा हमने पी ब्लॉक वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया, और दूसरा कार्बन जो है उसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो भी 4 ये बॉन्ड बना लेता है, इसलिए खूब सारे बॉन्ड बना लेता है, दूसरे एटम्स के साथ ये खूब कंबाइंड हो जाता है, सल्फ के साथ कंबाइंड हो जाता है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करता है। चलिए अब आता है द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी शेप किस तरीके से होती है, उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। देखिएगा द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, देखिएगा फॉर्मेशन एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, इथेन, इथाइल are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atom in the respective molecules। ये जो आपके मॉलिक्यूल है मीथेन, इथीन, इथाइन, इथेन, ठीक है ना, इन सब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2, sp वगैरह होता है, और इससे हम इनकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन वाले में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है अगर वो चेंज हो जाए तो बॉन्ड की लेंथ भी चेंज हो जाती है, बॉन्ड की लेंथ चेंज होगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, जिससे बॉन्ड बहुत छोटा हो जाता है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है जिससे बॉन्ड बहुत छोटा होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। किसके कंपैरेटिव में, sp2 और sp3 के कंपैरेटिव में। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में समझाया हुआ है।
द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज किया, अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाती है। जैसे ये कार्बन जो है, ये है आपका, ये कार्बन जो है ये, और ये कार्बन जो है ये, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ एक डबल आ गया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 पाई हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से बॉन्ड तो चेंज होंगे ही, bond लेंथ चेंज होगी। sp3 में बॉन्ड बड़ा, sp2 में थोड़ा छोटा, sp में सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होने का मतलब सीधा सा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ज्यादा क्लोज होंगे, जबकि यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर होंगे। तो सीधा सीधा हम इसको En से समझ लेंगे कि बॉन्ड बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के नियरेस्ट है, इसका मतलब इस कार्बन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींचा है, इस कार्बन की En ज्यादा होगी। That's right. The greater the s character of hybrid orbitals, the greater is the electronegativity, क्योंकि यहाँ s character सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, उन ऑर्बिटल में 50% s होगा, 50% ही p होगा। जबकि यहाँ जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें s एक है, इतने में p 3 होंगे, तो s 25% होगा जबकि p 75% होगा। यहाँ s 33% होता है, p जो है वो 67% होता है। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। Thus, a carbon atom having the sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than the possessing sp2 जिसमें s character 33% होगा और sp3 में s character जो है वो 25% होगा। इस कार्बन की जो En है वो हाई होगी। ऐसा हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये सारी चीजें। चलिए, अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि कार्बन जो होता है उस कार्बन में बेटा 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है, sp2 होता है और sp होता है। sp3 कब होगा तो याद रखेंगे, जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा हो, चारों बॉन्ड सिंगल हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है sp3। sp2 कब होता है, जब कार्बन के जो 4 बॉन्ड है उनमें से 3 सिग्मा 1 पाई हो, इट मीन्स एक जो बॉन्ड है वो कैसा हो, डबल हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। और sp कब होता है, जब 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, इट मीन्स या तो कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड जो है वो काउंट करके बता दीजिए कितने हैं। तो काउंट कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पर आप क्या स्ट्रक्चर है, H जुड़ा है C से, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर एक H, उसके बाद में जो है वो है डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 आएगा, सॉरी CH2। ठीक है, ये आ लीजिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होगा, दैट इज सिग्मा, ये जो सिग्मा, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, बाकी के दोनों पाई होंगे। डबल में से एक सिग्मा एक पाई होगा। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 7 है। ठीक है, और पाई जो बॉन्ड है वो काउंट कर लीजिएगा, पाई बॉन्ड कितना है, ये पाई बॉन्ड है एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 जो है वो पाई बॉन्ड है। दैट्स राइट। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा। अब वो कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बिटवीन कितने हैं, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन देखिएगा, ये एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है, ये तीसरा सिग्मा है। कार्बन कार्बन के बिटवीन 1 2 3, 3 ही सिग्मा है, जबकि ये क्या कह रहा है, ए के अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन 1 2 3, ये 4 कह रहा है, जो कि गलत है। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 3 ही है। या फिर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो सकता है गलत छप गया हो, ये ऐसा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिर होगा CH2, फिर होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, अब इसमें काउंट कीजिएगा सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए आपको यहाँ बीच में एक CH2 और डालना है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच काउंट कीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 5 सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर, 1 2, यहाँ पर हो गए 3 4 5 6 हो गए, हाँ 6 हो गए। ठीक है, कैसे हो गए वो देखिएगा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, बीच में CH2 और डालेंगे। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा।
तो उसका स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, देन C, उसके बाद H डबल बॉन्ड, इस H को भी मैं अलग लिख देता हूँ, और CH2 ये लीजिए। आप काउंट कर लीजिएगा, काउंट करेंगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हो गए हैं 6। दैट्स राइट। पाई काउंट कीजिएगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड जो है वो हम पर, डबल बॉन्ड जो है वहाँ पर पाई जो है वो 1, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई 1, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई कितने हैं 2, दोनों पाई हैं। दैट्स राइट। इस तरीके से ऐसे ही आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे। उसके बाद व्हाट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टाइप कर बता दीजिए। यहाँ पर CH CH3Cl है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन होगा, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक Cl, चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब ये जो चारों वैलेंसीज यहाँ पर सेटिस्फाइड हुई हैं बेटा, इन वैलेंसीज को देख लीजिएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, चारों सिग्मा, और चारों जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। इस तरीके का से आप इनके सबके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन है प्रॉब्लम 12.3 जो कि आपको सॉल्व करना है। इसमें भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, द शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, का शेप बता दीजिए। ये यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, C डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन, बस हो गया शेप वगैरह, सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा प्लस में 1 पाई इज इक्वल टू sp2। sp2 जब होता है तो शेप होती है प्लेनर ट्राइगोनल, तो प्लेनर ट्राइगोनल होगा, डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लेनर ट्राइगोनल होगा। दैट्स राइट। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ये है आपका H देन C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट्स राइट, दैट इज सिग्मा बोथ पाई, इट मीन्स here 2 सिग्मा प्लस में 2 पाई, हाइब्रिडाइजेशन इज sp बोले तो लीनियर, ठीक है, लीनियर। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया है कार्बन का जर्नल इंट्रोडक्शन, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम किसको कहते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारा हो गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले जो पुराना डेफिनेशन था वो वाइटल थ्योरी पर बेसिस था, वो बाद में वॉलर ने यूरिया सिंथेसाइज करके उसको कैंसिल कर दिया, फिर नया डेफिनेशन दिया गया कि कार्बन जब कार्बन के साथ या हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, बट उनके अंदर हम कार्बोनेट, कार्बन ऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड इनको शामिल नहीं करते हैं। या फिर आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका स्टडी करते हैं, दैट नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के अंदर कैटिनेशन होता है, टेट्रावेलेंसी होता है, इसलिए इसकी बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया हमने, बॉन्ड लेंथ बता दी, और साथ में उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी, और उसके बाद में क्वेश्चंस जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।